नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष सदस्यों समेत कुल 13,800 जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है, जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर वर्चुअल चर्चा की गई है। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में 14 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को देश के अंदर पहली बार प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हुआ है। प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन एक इच्छा शक्ति जो विकास की होती है, उसको करने की इच्छा शक्ति का परिणाम क्या कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज प्रयागराज में महाकुंभ होता है, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच जाता है। आज अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, काशी की तस्वीर बदल चुकी है। लखनऊ में तस्वीर जो आज से 10 साल पहले आया होगा, आज वो लखनऊ को पहचान नहीं पाता है, मथुरा वृंदावन को पहचान नहीं पाता है। आगरा के बारे में चेंज उसको दिखाई देता है। मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप हो गया है। गाजियाबाद एक नए गाजियाबाद के रूप में विकसित हुआ है। मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, यानी कौन सा ऐसा नगर निकाय है, गोरखपुर, कहीं भी आप जाएंगे, झांसी, यानी ये सभी नगर निकाय, नगर निगम है जिन्होंने विकास भी किया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। आज इन नगर निकायों की शोभा बढ़ती है जब पर्व और त्योहारों में स्पाइरल लाइट आने वाले आगंतुकों की स्वागत करती है। लोगों का चेहरा खिलता है। पहले अंधेरे में लोग रहते थे, गड्ढा युक्त सड़कें उनको काफी लेट तक अपने घर में वहां अपने गंतव्य तक पहुंचाती थी। आज अच्छी सड़कें, स्पाइरल लाइट और एलईडी स्ट्रीट लाइट की वहां पर व्यवस्था उस नगर निकाय को एक नई पहचान दे रही है। 14 लाख सीसीटीवी कैमरे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में लगे हैं, जिसमें नगर विकास ने, गृह विभाग ने और लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके लगाए हैं, जो सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को देश के अंदर पहली बार प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हुआ है। एक टीम भावना से किए गए कार्य का प्रयास है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंच प्रण के साथ आप सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आह्वान करते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। मुझे प्रसन्नता है, इन 8 वर्षों में हमारे 2 नगर निकायों ने, लखनऊ और गाजियाबाद ने अपने बॉन्ड जारी किए। अन्य नगर निकाय भी अपने बॉन्ड को उन्होंने प्रस्तावित किया है। ये ब्रांडिंग होती है किसी भी नगर निकाय की कि बॉम्बे एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में हमारा बॉन्ड जारी हो। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ही नहीं, हम लोग अपनी ब्रांडिंग करने का एक माध्यम हमें मिलता है और नगर निकायों ने प्रारंभ किया है। हर नगर निकाय के पास ये संभावना है। जो मैं देख रहा था, कई गुना आमदनी बढ़ी है, 2.5 से 3 गुना तक की आमदनी हर नगर निकाय ने बढ़ाई है। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए कि अगर हम स्मार्ट सिटी बन सकते हैं, अगर हम सेफ सिटी नगर निकाय यानी नगर निगमों को बना सकते हैं। इस बार हमने बजट में जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया है। आपसे प्रस्ताव मांगे गए होंगे, आप भी अपना प्रस्ताव दीजिए। कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसा आप भी अपना जनरेट करने की तैयारी करिए। फेज वाइज होगा, लेकिन हम अवश्य करेंगे। लेकिन हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सके, हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के इनकम को भी जनरेट कर सके। आपने देखा होगा, हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। हम वहां से एक जगह बैठ करके पूरे नगर निकाय की सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं। पुलिस कार्मिक वहां से सुरक्षा की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर सकते हैं। हम क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने प्रयागराज में ICCC के माध्यम से इन सभी कार्यों को वहां से हम लोगों ने समीक्षा की थी। ये सभी
हमारे लिए एक नए मॉडल है। बहुत सारे नगर निकायों ने अपने यहां स्टॉर्म वाटर की मैनेजमेंट के बारे में भी काम करना शुरू किया है। बहुत अच्छा काम शुरू किया। पेयजल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया और उसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज हम सब आपके पास आए हैं कि हर नगर निकाय इस अभियान के साथ इस अभियान का हिस्सा बने। इसके लिए आवश्यक है कि हम आज विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को अपनी चर्चा का विषय बनाएं, क्योंकि ये चर्चा ही एक नया परिवर्तन करके दिखाएगा हमें। ये चर्चा ही लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेगा। लखनऊ में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में 17वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से आए प्रतिभागी युवाओं से सीएम योगी ने संवाद किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंचपर्ण विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे। विकसित भारत देश की 140 करोड़ आबादी की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम यानी माई भारत आज लखनऊ में देश भर के लगभग 200 नौजवान इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जहां पर हमें पूरे देश को देखने, समझने और आपस में एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति को साझा करने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि भले ही हमारी बोली भाषा में थोड़ा अंतर हो, लेकिन भाव और भंगिमा पूरे भारत की एक है। और वह जो हमारा ऋषि बोलता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, वह भाव हर भारतवासी के मन में भारत की धरती के प्रति हमेशा देखने को मिलती है। आपकी संस्कृति में, आपकी परंपरा में ये भाव, और यही कारण है कि उस भाव को जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा था, तब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने उस भाव को फिर से जागरूक करके विदेशी हुकूमत को भारत की धरती से भागने के लिए मजबूर किया था। भगवान राम के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा उनके मित्र बने वह जनजातीय समुदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया था। पूरे वनवास के दौरान 14 वर्षों में भगवान राम की पावन जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण विभाग एक बार इन सब लोगों को अयोध्या का भी भ्रमण करवाए, देखें लोग अयोध्या और विकास कैसे होता है। जो आज अयोध्या में देखेंगे ना, आज से 8 साल 10 साल पहले वो नहीं था। वहां अयोध्या में बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कितना विकसित हो गया है। एक बार देखिए उसको और अपने यहां भी बताइए अयोध्या में कैसा विकास हुआ है, लखनऊ में कैसा विकास हुआ है। ऐसे ही हमें भी मॉडल बनाना चाहिए। ये चीजें आप कहेंगे अवश्य विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक बड़ा विजन रखा है विकसित भारत का। भारत विकसित होगा कब? जब हर भारतवासी के मन में विकसित होने का एक संकल्प होगा, उसे अपने जीवन का हम मंत्र बनाएंगे तब। तांडला हो,
कालाहांडी हो, सिंहभूमि हो, गढ़चिरौली हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, बालाघाट हो या बीजापुर, जब ये सब विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा। और भारत विकसित होगा 140 करोड़ भारतवासियों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमें विकास हर जगह देखने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पंचप्रण की बात की। 5 प्रण हर भारतवासी के मन में आने चाहिए। एक, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना। हम भारत के सभी महापुरुषों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, ऋषि मुनि परंपरा के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारे मन में होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा। गुलामी की मानसिकता क्या? यह है जो हम लोगों के मन में आती है कि साहब हम नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तीसरा, देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सेना, अर्धसेना और पुलिस के जवानों के प्रति, उसकी यूनिफॉर्म के प्रति हर भारतीय के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देश के अंदर राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, खान पान अलग अलग होगा, बोली भाषा अलग अलग होगी, लेकिन इस सब के बावजूद हम भारतीय हैं। नेशन फर्स्ट के इस अभियान के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। यह सामाजिक एकता का भाव, एकता का यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। और पांचवा, जो प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की है, और वह नागरिक कर्तव्य। छात्र अपने दायित्वों का निर्वहन करें, शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, समाज के हर तबके का व्यक्ति, किसान अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, युवा अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, सरकारी सेवक अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें, हर जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नागरिक कर्तव्य के रूप में जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी से उस कार्य को करना, यही हमारा राष्ट्रीय दायित्व होना चाहिए। ये पंचप्रण विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे और विकसित भारत की 140 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साबुन
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने लखनऊ के कपूरथला स्थित प्रगति बाजार में नेक्स्ट जेन जीएसटी के संबंध में संवाद किया और इस दौरान उन्होंने पदयात्रा कर व्यापारियों से घटे हुए जीएसटी दरों की जानकारी साझा की और व्यापारियों ने इस मौके पर पीएम मोदी का आभार जताया। दिनेश शर्मा ने बताया कि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही काफी उत्साहित हैं। ये ऐतिहासिक सुधार न सिर्फ व्यापार जगत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि आम जनता को इसका सीधा लाभ भी मिल रहा है। दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित बीजेपी प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि भी उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये एक मजबूत कड़ी होता है जो पार्टी को जमीन और जनता की उम्मीदों से जोड़े रखती है। बीजेपी सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए सरकार में है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी सुधारों को लाभ हर आदमी तक पहुंचे और ग्राहकों और दुकानदारों को जागरूक करना जरूरी है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भी कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। मेरा आपसे कुछ आग्रह है जो मैं दिल्ली और देश भर के अपने कार्यकर्ता परिवार से साझा करना चाहता हूं। हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। ये विपक्ष में बयानबाज लोग हैं, वो करते उल्टा है। ये हिमाचल वालों ने जैसा ही हमने जीएसटी से दाम कम कर दिया तो उन्होंने सीमेंट में पैसा बढ़ा दिया और तिजोरी भरने का खेल शुरू कर दिया।
यानी जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनता के हक का है, वो हिमाचल में सरकार लूटने में तुरंत उसी दिन लग गई। साथियों, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में इस पहल की जानकारी दी है। It's a privilege to be here and to join the Railway Minister on the occasion of this very important briefing on a major new initiative between India and Bhutan on the establishment of rail connectivity between our two countries. Let me take the opportunity before the substantive briefing to set the context and say a few words about the relationship between India and Bhutan. As you are all aware, India and Bhutan share a relationship of exceptional trust, mutual respect and understanding. This is a relationship that is rooted in cultural and civilizational ties, extensive people-to-people relations and our shared developmental and security interests. This project is basically connecting two very important cities of Bhutan. One is Gyelephu, as Foreign Secretary shared with us. This is being developed as a mindfulness city, and secondly Samse, which is an industrial city. The two projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. As Foreign Secretary very nicely explained, India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. So that's why this entire project has been taken up. And Samse and Gyelephu, they have very important significance in the way the Bhutanese economic growth is being planned. The Government of India has conveyed its support to this initiative. Similarly, Samse, which borders West Bengal, is being developed as an important industrial town in Bhutan for manufacturing and export, and these links that are being worked on will be critical for enhancing cargo and passenger movement. So it is in this context of this very, very special relationship that the two governments have agreed to establish two cross-border rail links between Banarhat and Samse and Kokrajhar and Gyelephu. This will be the first set of rail connectivity projects with Bhutan. The memorandum of understanding for this connectivity was actually signed during the visit of the Prime Minister to Bhutan that I mentioned a short while ago last year, the one that took place last year. And this MOU will be formally signed later today in New Delhi on the occasion of the visit of the Bhutanese Foreign Secretary to New Delhi. I'll come to these two projects one by one. Kokrajhar to Gyelephu is, if you look at this, New Bongaigaon is a major industrial center in India where it is getting connected. Kokrajhar is the region station, and then it gets connected to the entire Indian railway network. So in a sense, by constructing about some 70 kilometers, you get the advantage of 1,50,000 kilometers of railway network. That is the advantage which comes by the network effect.
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भारत का नया उत्तर